वेलकम टू मलुका आईएएस। हम लोग प्रीलिम बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम लोग पहला सब्जेक्ट जो है हमारा पॉलिटी को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी को बहुत अच्छे से काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा शुरुआत में हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान की उसको देखा, मौलिक अधिकारों के बारे में चीज़ें की, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में समझा, भारतीय संविधान में किस तरह से संशोधन हो सकता है, आपातकालीन प्रावधान, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि भारत की जो संसद है, देखिए भाई, जैसे मैंने बताया है ना कि यूपीएससी में कुछ टॉपिक जैसे हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार यूपीएससी में 2 से 3 सवाल आते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम इतने तो हैं ही। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ना मौलिक अधिकारों में 2 से 3 सवाल हर बार आते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसी तरह से संसद का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये है क्या, देखो सबसे पहले तो ये समझो भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय है। ठीक है, सर्वोच्च विधायी निकाय मतलब कानून बनाने का जो काम है वो संसद करती है। आप लोग समझ चुके हैं इस चीज को। नीतियों का निर्माण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है ना। लेकिन कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायिका करती है। और विधायिका कौन है भारत में? संसद है ना। संसद में 2 सदन होते हैं। अब जल्दी से इसको देखिए, भारत में 2 सदन है संसद के। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज भी पूछना चाहूंगा, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, है ना। अब मुझे आप लोग ये बताइए, राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा तो समझ लीजिए, राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है बट दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। तो फिर राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा क्यों माना जाता है? इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर दे। ये तो सबको पता है कि हिस्सा है, बट क्यों है इसको, इसका लॉजिक जो है इसको समझ लीजिए। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे, है ना। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा ना तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा। तो कितनी बड़ी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, इसलिए राष्ट्रपति भी इसके साथ मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर क्या करता है? संसद का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग समझिए। अब देखिए, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के बारे में थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। देखिए, राज्यसभा में टोटल सदस्य संख्या अगर आप लोग देखेंगे जो अधिकतम हो सकती है वो 250 है, बट अभी की जो कंडीशन है जो अभी है उसमें कितने सदस्य हैं आप देखेंगे तो 245 हैं। ठीक है, जिसमें से 229 जो हैं वो राज्यों से चुनकर आए हैं। ठीक है, और दूसरा देखेंगे लगभग जो है आपके 4 आपको यूनियन टेरिटरी से दिखेंगे, यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश, और 12 को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है ना। आप लोग देखेंगे कला वगैरह के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, आप लोगों ने देखा होगा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहां पर? राज्यसभा में। यह राज्यसभा का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इस तरह से होती है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। दूसरा एक चीज और यहीं पर समझ लीजिए, जो मुझे लगता है क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी। राज्यसभा का जो कार्यकाल है सदस्य का वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष अगर आप देखेंगे तो 6 वर्ष कार्यकाल होता है, क्योंकि लोकसभा का अगर आप देखेंगे कितना है? 5 साल है ना। तो कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरा, राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुनकर आ सकता है, ऐसा कोई रोक नहीं है कि एक ही बार में चुनकर आएगा। एक चीज और यहां पर अभी समझ लीजिए कि यूएस की जो सीनेट है और राज्यसभा जो भारत की है, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? मुख्य अगर अंतर पूछ ले यूपीएससी तो आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिए, जो यूएस की सीनेट है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो समान प्रतिनिधित्व है राज्यों को, यूएस में सभी राज्यों को क्या है? समान सीटों का आवंटन है, हर राज्य के पास 2 सीटें हैं। भारत में ऐसा है क्या? भारत में राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया है ना। 4थी अनुसूची अगर आप लोग देखे होंगे संविधान की, इसी से संबंधित है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है उस चीज को लेकर। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया कि सीनेट में क्या है? समान प्रतिनिधित्व, सभी राज्य, चाहे सिक्किम जैसा छोटा स्टेट ही क्यों ना हो वहां पे, बट 2 सीटें सबको हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन राज्यसभा में किया गया। ये बेसिक डिफरेंस राज्यसभा और सीनेट को लेकर आप लोगों को याद रखना चाहिए। राज्यसभा को लेकर चीजें, एक चीज और समझिए, राज्यसभा के लिए जो आयु है, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? आप लोगों को पता है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष का होना चाहिए व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, लोकसभा में यही 25 वर्ष हो गया। आगे जल्दी से लोकसभा भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, दूसरा सदन जो है भारत में, दूसरा सदन जो है वो लोकसभा का है। अब देखिए, इसमें अधिकतम जो है 550 स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन अभी के लिए 545 है।
जिसमें आप देखेंगे 543 निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करेगा कि भारत में लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को 545 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित किया गया, ये सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 सदस्य जो हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं, कहीं ना कहीं पर चुनकर आते हैं, है ना। बट इसको अगर आप अब जो अपडेटेड चीज है इसको अभी के लिए रद्द कर दिया गया है और इसका संवैधानिक संशोधन था 104, ठीक है। 104th अमेंडमेंट जो हुई है उसके माध्यम से इनको जो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में, उसके बारे में सरकार ने कुछ बोला नहीं है, तो मुझे लगता है इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो लोकसभा की स्ट्रेंथ कहां पर है? 543, ठीक है। बस मेरा ये है कि कई बार क्या होता है ना, प्रीवियस चीजें पूछ लेता है यूपीएससी 545, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि 545 सीटें हैं तो निर्वाचन क्षेत्र भी उतने होंगे, ऐसा नहीं है। 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए। दूसरा, लोकसभा के लिए मैंने बताया कि राज्यसभा के लिए एज थी 30 साल, अब इसके लिए 25 वर्ष है, ठीक है। अब जल्दी से आप एक चीज समझ लीजिए, कई बार यूपीएससी क्या करता है, संसद में इस तरह से सवाल मेकिंग हो जाता है कि जो निर्योग्यता है ना, निर्योग्यता जो है संसद के सदस्यों की, वो संविधान के अनुसार क्या है, ठीक है। 2 तरीके से निर्योग्यता निर्धारित की गई है। एक, संविधान में कुछ निर्योग्यताएं हैं जिससे आप जो है सदन का सदस्य निर्योग्य हो जाता है, चाहे वो लोकसभा का हो राज्यसभा का हो। लेकिन कुछ है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसके अंदर दिया गया है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे तो याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसको लेकर। देखिए भाई, एक तो जो संविधान में जिसका जिक्र है, ठीक है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अगर देखिए मैं कहता हूं कि इस तरह की चीजों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप संविधान की देख लो कौन कौन सी हैं, उसके अलावा जो ऑप्शन होगा वो आप सोच लीजिएगा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का होगा, है ना। तो इसमें 3 4 5 ऑप्शन है, तो इसको याद किया जा सकता है ना, उसमें ऑप्शन ज्यादा होंगे। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, आरपी एक्ट जो है, उसमें देखिए, अब देखिए, एक तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दूसरा विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा मेंटलिटी का लेवल उसका डाउन ना हो। तीसरी चीज ये हो सकती है कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लोग देखेंगे दिवालिया। चौथा, भारत का नागरिक कहीं उसने नागरिकता छोड़ ना दी हो, ठीक है, नागरिकता जो है वो छोड़ ना दी हो। और 5वां, वो संसद के किसी जो कानून के तहत उसको निर्योग्य घोषित ना किया गया हो। तो ये 5 जो हैं वो संविधान में उल्लेखित निर्योग्यताएं हैं, ये पॉइंट याद रखना है। संविधान में, फिर से मैं कह रहा हूं, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज को लेकर फ्रेम करता है, क्या इसका संविधान में उल्लेख है, क्या लाभ के पद का संविधान में उल्लेख है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना इसको लेकर, क्या न्यायिक समीक्षा का संविधान में उल्लेख है, संविधान के अनुसार सदन के संसद के सदस्यों की क्या नियोग्यताएं होंगी, ये आपको चीजें क्लियर रहनी चाहिए। दूसरा देखिए भाई, अब अगर इसमें इस तरह ये 5 पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, तो इसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा अगर क्वेश्चन में, तो किससे होगा? वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जो नियोग्यताएं निर्धारित की गई, जैसे उसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई भ्रष्टाचार का दोषी है, तो वो भी निर्योग्य कर देगी संसद, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जैसे किसी को 2 वर्ष से ज्यादा के लिए कैद हुई हो, ठीक है, ऐसे कोई अपराध किया हो, 2 वर्ष से ज्यादा की कैद हुई हो, उसको भी कर देंगे, ठीक है। किसी ने अपने फाइनेंशियल जो है चीजें, जैसे वित्तीय चीजों को लेकर खर्चे जो किए हैं उसका सही बताया ना हो, डिटेल ना दी हो, उसको भी निर्योग्य कर दें। तो ये जो चीजें हैं आपको मिलेंगी आरपीए एक्ट के तहत, ठीक है भाई। जल्दी से इस चीजों को लेकर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से देखिए कि जो संसद है इसका मुख्य काम क्या है, कुछ कुछ चीजों को समझिए। देखिए, एक तो संघ सूची पर को लेकर जो 3 सूचियां हैं, है ना, विषयों को आवंटित किया गया है। एक संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। इस पर कानून बनाने का हक किसका है? संसद का है, ठीक है। समवर्ती सूची में राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है और संसद भी बना सकती है। तीसरा, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, जो पहले तो समझो कि कहते किसको हैं। अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो तीनों सूचियों में कहीं पर भी जिसका उल्लेख ना हो, जो विषय है तीनों सूचियों में कहीं पर भी ना आते हो, तो उनको क्या बोलेंगे? अवशिष्ट सूची। और उन अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? संसद को। यहां पर राष्ट्रपति लिख देगा, कुछ और लिख देगा यूपीएससी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो चीजें जो हैं संसद के पास होती हैं। दूसरी चीज आप लोग देखेंगे, जो संसद है ये जनता के धन की संरक्षक भी है। कैसे? आप लोगों को पता होगा बजट कहां से पारित होता है? संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से खर्च नहीं किया जा सकता है ना। ऐसी चीज है या नहीं, रिक्वायरमेंट है या नहीं। दूसरा, ना कोई सरकार नया कर लगा सकती है ना कम कर सकती है, ये किसकी अनुमति के बिना? संसद की अनुमति बिना। तो आप देखेंगे जनता का जो धन है, जो टैक्स का मनी है, उसको सेव करती है संसद। ठीक है।
तीसरा देखिए, कई लोगों को हटाने की शक्ति भी है संसद के पास। जैसे आप देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकती है संसद, है ना। उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है। जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट को, वो भी संसद से उनको हटा सकती है। तो ये पावर किसके पास है? संसद के पास, है ना। चौथी चीज अगर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे इस चीज को लेकर कि कहां ना कहीं पर राष्ट्रपति जो कार्यपालिका है, देखिए एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2019 के शायद प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि संसद जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ये लोग तो हम लोग जानते हैं ना। अब कार्यपालिका में कौन कौन होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। अगर सीधा समझें, मंत्रिमंडल को संसद जो है नियंत्रित करती है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कौन से ऐसे साधन है जिसके माध्यम से जो है संसद मंत्रिमंडल को जो है नियंत्रित करती है। जैसे आप लोग देखिए कार्यपालिका के नियंत्रण में, एक देखिए स्थगन प्रस्ताव, सबको लेकर इसी को लेकर डाउट में थे, है ना। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया था, बट है, इसके माध्यम से भी करती है। दूसरा अगर आप देखेंगे जो प्रश्न काल है, ठीक है, शून्य काल है, ठीक है, ये सब जो चीजें। तीसरा देखिए अविश्वास प्रस्ताव है, वित्तीय नियंत्रण, जैसे मैंने बोला बजट के माध्यम से करती है। तो ये चीजें अगर आप लोग देखेंगे, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये सब चीजें क्या है? इसके माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है संसद, ठीक है। तो यूपीएससी कई बार इलेबरेट लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको डाउट में नहीं रहना कि स्थगन प्रस्ताव में नहीं करती होगी, नहीं। ओवरऑल होलिस्टिक मामले में आप लोगों को समझने का प्रयास करना है कि कैसे कंट्रोल करती है संसद। अगर कंट्रोल ना करे ना, तो कैबिनेट, आप खुद सोच के देखिए, कैबिनेट असीमित तरीके से शक्तियों का प्रयोग करने लग जाएगी, है ना। तो उस पर नियंत्रण जो है वो कहीं ना कहीं पर जरूरी हो जाता है। दूसरा एक चीज और समझिए कि संसद की जो सत्र होते हैं, है ना, जो सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, इसको लेकर कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है। इसको लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2021 या 2020 के प्रीलिम्स में कि क्या संसद का निश्चित कैलेंडर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पर सामान्यतः ये होता है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? एक बजट सत्र होता है, दूसरा आपका मानसून होता है, और तीसरा आप देखेंगे तो शीतकालीन सत्र होता है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई निश्चित कैलेंडर नहीं बना रखा गया इस चीज को लेकर, है ना, बट सामान्य प्रकृति इस चीज को लेकर है। दूसरा आप एक चीज और समझिए, विपक्ष के नेता को देखो, एक होता है सदन का नेता। जो सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं मेरा फोकस उन पर ज्यादा है। देखिए विपक्ष का जो नेता है, सदन का नेता कौन होता है? देखो एक चीज बताऊं, अगर यूपीएससी क्वेश्चन में यह लिखे कि संविधान के अनुसार सदन का नेता भारत का प्रधानमंत्री, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन का नेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार या नहीं। तो पीएम, या तो पीएम हो सकता है या पीएम के द्वारा नियुक्त कोई मंत्री भी इसका सदस्य जो है सदन का नेता हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज समझिए, जो विपक्ष का नेता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि विपक्ष का नेता का जो पद है ये कब शुरू किया गया, है ना। तो ये 1977 में, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, अभी लेटेस्ट पूछा गया था 2-3 साल पहले, याद रखना है। देखिए इस तरह से यूपीएससी कर लेता है। क्या जब से संसद चल रही थी तब से विपक्ष का पद था? नहीं, ऐसा नहीं है। 1977 में ये चीज शुरू की गई, और जिसके पास अभी एक बार फिर से सवाल रिपीट हुआ कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए विपक्ष के नेता के पास। दे रखा था कि विपक्ष के पास अगर इतनी सीटें हैं तो क्या वो योग्य होगा उस चीज को लेकर, क्या उसको विपक्ष माना जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की वो मानी जाएगी जिसके पास 1/10, ठीक है, 10% सीटें होनी चाहिए, तभी उसको जो है विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता मिलेगी। उस पार्टी को विपक्षी पार्टी के तौर पर और उसके नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर, है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि कब शुरू किया गया था और इसके अंदर क्या डिफरेंस है सदन के नेता और विपक्ष के नेता को लेकर। दूसरी चीज एक और आप समझिए कि जो अभी क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा गया था, शायद 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखो आप लोग जानते होंगे कि राज्य जो लोकसभा है और राज्यसभा, इनके अंदर डिफरेंस क्या है ना। शक्तियां किसके पास जो है ज्यादा है? नॉर्मली तो लोकसभा के पास पावर ज्यादा है ना, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए लोकसभा किन मामलों में डिफरेंस है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई जो धन विधेयक है राज्यसभा के पास, उसके पास पावर नहीं है ज्यादा, 14 दिनों में वापस करना होता है। बट यूपीएससी ने क्वेश्चन पता है किस तरह से फ्रेम किया, कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें समान शक्तियां हैं। समझ लीजिए यहां पर इस क्वेश्चन को लेकर, लोकसभा और राज्यसभा के पास कौन से ऐसे मामले हैं जिस पर समान शक्तियां हैं, समान पावर्स हैं, ठीक है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट। देखो लेटेस्ट ट्रेंड देखकर चलोगे ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, है ना।
हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सी डिफरेंट हैं शक्तियां, रट्टा मार के चले जाते हैं एग्जामिनेशन में। यूपीएससी ने थोड़ा सा एक स्टेप आगे का पूछ लिया और पूछ लिया समान शक्तियां कहां पे हैं। तो पहली चीज समझिए यहां पर समान शक्तियां कहां पर हैं, संवैधानिक संशोधन के मामले में। ठीक है, अगर संविधान में संशोधन करना है तो दोनों सदनों से अलग अलग बिल पारित होना चाहिए। और आपको पता होगा इस मामले में जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, जो संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो दोनों से अलग अलग होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, ये पावर में भी देखेंगे ना, दोनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, है ना। तो इस मामले में भी समान शक्ति। और तीसरी जो बहुत ही कॉमन था, सामान्य जो विधेयक है धन विधेयक के अलावा, ठीक है, सामान्य विधेयक के मामले में भी समान शक्तियां होंगी या नहीं होंगी। सोचिए, धन विधेयक में तो ठीक है लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, बट सामान्य विधेयक में है क्या ऐसा? यही तीनों ऑप्शन में शायद थे। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 के प्रीलिम्स का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समान शक्तियां याद रखनी है, कहां कहां पर जो है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंट पावर है। एक चीज और यहां पर जल्दी से समझ लो कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने कौन कौन सी। सबसे पहले तो ये देखो, एक दो इंपॉर्टेंट अच्छे से देख लो कि एक तो जैसे मान लीजिए जो नई अखिल भारतीय सेवा अगर सृजित करनी है ना, तो राज्यसभा के पास पावर है कि वो जो है इस चीज को लेकर अनुमति दे सकती है, पहली चीज। दूसरा, आप लोग यहां रखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर राज्य सूची पर कानून बनाना है, अगर राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की पावर देनी है तो कौन दे सकता है? राज्यसभा। इसकी भी अनुमति दे सकती है और अखिल भारतीय सेवा को लेकर भी। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह की चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, कहां पर डिफरेंट शक्तियां हैं, कहां पर समान शक्तियां हैं। जल्दी से कुछ चीजें और भी देखो प्रश्न काल और शून्य काल को लेकर चीजें समझो। देखो, जो आपका प्रश्न काल है, ठीक है, पहला घंटा जो होता है सदन का प्रश्न काल के लिए आवंटित होता है। अब इसमें क्या है, नॉर्मली सोचिए, नाम से सोचिए कि प्रश्न पूछे जाते हैं, बट फोकस कहां करना है? क्या इसका संविधान में उल्लेख है? नहीं है। सदन के नियम में इसका जिक्र है। ठीक है, सदन के नियमों में जिक्र है कि प्रश्नकाल होगा। पहली चीज तो ये। कौन कौन से प्रश्न? 3 तरह के प्रश्न, जल्दी से एक एक लाइन में समझ लो। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका मौखिक उत्तर दिया जा सकता है। अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका प्रश्न अगर पूछने पर लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। और एक अल्प सूचना वाले होते हैं प्रश्न जिसमें 10 दिन का नोटिस देके फिर सवाल पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्रश्न। दूसरा यहां पे देखिए शून्यकाल, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। पहली चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का नवाचार है, हमने किसी से अपनाया नहीं है, ये भारत का नवाचार है ना। भारत के नवाचार में भारत की तरफ से ये प्रयास है। और इसमें क्या होता है, कुछ भी पूछ सकते हो आप मंत्रियों से। ठीक है, प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है वो शून्य काल के लिए आवंटित। तो इन पर फोकस करना है, किसका सदन में जिक्र है, किसका सदन में नहीं जिक्र है, प्रश्न काल में कौन कौन से प्रश्न होते हैं, सदन के नियमों में क्या उसका उल्लेख है, क्या संविधान में उल्लेख है। इस तरह की चीजों को लेकर आपको संसद पर ज्यादा फोकस करना है। प्रोसेस देख लीजिएगा संसद का, किस तरह से बिल आता है, ठीक है, कौन से चरणों में से गुजरता है, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो संसद के चैप्टर को लेकर ओवरऑल जो कहानी है, किस तरह से आपको फोकस करना है, कौन कौन से एरिया को लेकर, कौन कौन सी चीजों को लेकर समझना है, और किस तरह के लेटेस्ट ट्रेंड जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रहा है, वो मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से कोशिश की है कि आप लोगों से साझा कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।